नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के गोहिल हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने महाराणा भीम सिंह को पढ़ लिया था पिछली क्लास में। भीम सिंह के बाद हम अब नए शासक को पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भीम सिंह का मामला। भीम सिंह में जो कृष्णा कुमारी विवाद था वो हमने देखा किस प्रकार से, और एक लड़की के चक्कर में और तीन तीन रियासतें बड़ी परेशान रही और आखिरकार मतलब उस लड़की को जहर दे दिया गया। कितनी मतलब दर्दनाक घटना हुई होगी, एक पिता ही अपनी पुत्री को जहर दे दे, मतलब क्या मजबूरी रही होगी उस पिता की, है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वरना पिता सहज ही अपनी पुत्री को जहर नहीं दे सकता, और वो भी महाराणा होते हुए भी, मेवाड़ जैसी रियासत का शासक होते हुए भी, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन उस समय रही होगी, है ना। कितना पेचीदगी भरा वो माजरा रहा होगा। ठीक है, तो उससे आगे के शासक हम पढ़ेंगे आज। उसमें देखो भीम सिंह के बाद जवान सिंह शासक बनते हैं। जवान सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और जवान सिंह के बाद शासक बनते हैं सरदार सिंह। तो आज हम सरदार सिंह के बारे में जानेंगे। वैसे जवान सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने दत्तक पुत्र गोद लिया था सरदार सिंह को। वैसे सरदार सिंह मूल रूप से तो हमारे जो बागोर ठिकाना था, बागोर ठिकाने के जो शिव सिंह थे उनके पुत्र थे। कौन? सरदार सिंह, ठीक है, जिनको गोद लिया था किसने? जवान सिंह ने। तो इस प्रकार से सरदार सिंह अगला शासक बनते हैं। और सरदार सिंह के समय में भीलों का विद्रोह मेवाड़ में होता है 1839 में, ठीक है। भील विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने और 1841 में एक सैनिक छावनी का गठन किया, जिसको हम मेवाड़ भील कोर के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में MBC उसको बोलते हैं, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया था। बस इतनी सी बात है इसके बारे में। फिर हम अगले शासक की ओर गमन करेंगे, महाराणा स्वरूप सिंह की ओर चलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले सरदार सिंह को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम बात करेंगे अगले शासक की, ठीक है। तो महाराणा सरदार सिंह, ठीक है, महाराणा सरदार सिंह, है ना, सरदार सिंह, ठीक है। तो ये शासक थे महाराणा सरदार सिंह, इनको हम पढ़ेंगे। इनसे पहले के जो शासक थे आ, वो थे हमारे जवान सिंह। जवान सिंह से पहले कौन थे? भीम सिंह थे, जिनको भीम सिंह को हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इनका कार्यकाल बहुत अधिक नहीं रहा, मतलब इनका कार्यकाल 1838 से 1842 ही रहा था, है ना। और 42 के बाद हमारे जो नए महाराणा आएंगे वो बनेंगे, ठीक है। तो वैसे काल लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1838 से और 1842 ईस्वी तक। यहाँ से एक सवाल बड़ा गजब का बनता है कि जब मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई, MBC की जब स्थापना हुई, उस समय मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? ये सवाल काफी सॉरी ये सवाल काफी बार पूछा गया है। हाँ, है ना, ये सवाल जो है काफी बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। और सरदार सिंह के बारे में ज्यादा कुछ फिर यहाँ पे पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो देखो इसमें हम लिखेंगे कि भीम सिंह के बाद, भीम सिंह के बाद नए महाराणा जवान सिंह बनते हैं। जवान सिंह बनते हैं, जवान सिंह बनते हैं। जवान सिंह के बाद, जवान सिंह के बाद नए महाराणा, जवान सिंह के बाद नए महाराणा सरदार सिंह बनते हैं। सरदार सिंह बनते हैं, ठीक है, सरदार सिंह बनते हैं। सरदार सिंह जवान सिंह के दत्तक पुत्र थे, और
जो बागोर ठिकाने के शासक थे शिव सिंह, सॉरी, जो शिव सिंह थे बागोर ठिकाने के, कहीं कहीं पर शिवदान सिंह भी नाम मिलता है, शिवदान सिंह या शिव सिंह, उनके पुत्र थे। मूल रूप से तो शिवदान सिंह के पुत्र थे जो कि बागोर ठिकाने के शासक थे, और दत्तक पुत्र के रूप में किसके पुत्र बने? जवान सिंह के। कौन? सरदार सिंह। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, कई इस प्रकार से सवाल नहीं पूछते इतिहास में, फिर भी मैं लिख देता हूँ, सरदार सिंह जवान सिंह के दत्तक पुत्र, जवान सिंह के दत्तक पुत्र थे। वह बागोर ठिकाने के शिवदान सिंह के पुत्र थे। शिवदान सिंह, बागोर ठिकाने के शिवदान सिंह के पुत्र थे। इसमें नहीं फंसना है आपको, ठीक है, ये तो बस मैंने ऐसे लिखा दिया। हमारी तो क्या कुछ चीज़ें मजबूरी होती है कि बताना पड़ता है, वरना इस प्रकार के सवाल नहीं बना करते इतिहास में यदि ऐसे सवाल बनने लगे तो फिर मतलब विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे व्यक्तियों के नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि इनके पुत्र कौन था, इनकी माता कौन थी, इनकी पिता कौन थे, फिर पिता के पिता कौन थे, मम्मी कहाँ से थी, मम्मी का गोत्र क्या था, मतलब दुनिया भर के सवाल बन सकते हैं, तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। इनके समय, या मैं लिखूं 1839 ईस्वी में मेवाड़ में भीलों के विद्रोह हुए, ठीक है, भीलों के विद्रोह हुए। अब इन विद्रोहों को रोकने के लिए 1841 ईस्वी में भील विद्रोह रोकने हेतु अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों से इन लोगों ने संधि कर ली थी, है ना। कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों से संधि की? बताइए, मेवाड़ का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों से संधि की? ठीक है, अपनी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो लोग देख रहे हैं ना वो ज़रूर कमेंट करना। कभी तो सुन लिया करो, केवल एक ही व्यक्ति के टेंडर नहीं है, वही कमेंट करते हैं, है ना। नाम मैं लूँगा नहीं, आप सभी को पता है कि कमेंट किसका आता है, ठीक है। 1841 ईस्वी में भील विद्रोह रोकने हेतु अंग्रेजों ने एक सैनिक छावनी का निर्माण किया, एक सैनिक छावनी का निर्माण किया, जिसे मेवाड़ भील कोर, अर्थात MBC, है ना, कहा जाता है, है ना, जिसे मेवाड़ भील कोर या MBC कहा जाता है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा? खेरवाड़ा उदयपुर में रखा, ठीक है, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, खेरवाड़ा उदयपुर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और अक्सर मैंने ये सवाल पूछा है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो आपको सरदार सिंह जवाब दे देना है, ठीक है। सरदार सिंह के बारे में बस इतना ही है।
अब हम बात करेंगे आके स्वरूप सिंह की, है ना। स्वरूप सिंह जो थे ये इनके भाई थे, है ना, सरदार सिंह के भाई थे। ठीक है, तो आगे मैं लिखूंगा अगली हेडिंग, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, है ना। तो इनका कार्यकाल रहेगा हमारा 1842 से और 1861 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, कार्यकाल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस क्रम ध्यान रखना, क्रम से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके समय में क्या हुआ था एक तो ये सरदार सिंह के भाई थे, और इसके समय जाली सिक्कों की रोकथाम के लिए इन्होंने स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, है ना, नए सिक्के चलाए थे, कहने का मतलब, जिनको स्वरूप शाही नाम दिया गया, जिसमें एक साइड तो दोस्ती लंदन लिखा होता था और एक साइड जो है चित्रकूट उदयपुर लिखा हुआ होता था, है ना। दोस्ती लंदन व चित्रकूट उदयपुर वाले सिक्के चलाए। इसके अलावा इन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले 1853 में, और जो डाकन प्रथा एक चलती थी उसका उस पर प्रतिबंध लगाया। डाकन प्रथा में क्या था विद्यार्थियों कि उस समय इतने भोले लोग थे और शिक्षा का इतना अभाव था कि जैसे कोई भी महिला मिल जाती थी रात में ऐसे घूमती हुई तो उसको डाकन मान लेते थे। जैसे घर में मान लो किसी बच्चे की डेथ हो गई तो ये मानते थे कि वो महिला उसको खा गई, बच्चे को खा गई, है ना, इस प्रकार से। और महिला के ऊपर ये लांछन लगा दिया जाता था डाकन होने का, है ना। तो बहुत बुरी प्रथा थी ये डाकन प्रथा, जिसकी वजह से और महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता था, बहुत ही बेइज्जत उसको किया जाता था, जलील किया जाता था सबके सामने। और मतलब आप मतलब विचार नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस प्रकार से ये इतनी घिनौनी थी। कभी आप डेप्थ में जाके इसको पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, जब हम रीजनल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तब जाके इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम तो ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि भाई डाकन प्रथा ये थी, जबकि डाकन प्रथा के तहत किन महिलाओं को और जो समस्याएं हुई उन महिलाओं का इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना तो रूह कांप जाती है। ठीक है, तो डाकन प्रथा को 1853 में पहली बार मेवाड़ रियासत में जो प्रतिबंधित किया था वो इन्हीं महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था। इसके अलावा हम देखते हैं, देखो 1842 से 61 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, तो 1857 की क्रांति भी इसी बीच में हुई है ना। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो भी महाराणा स्वरूप सिंह थे, है ना, जिसमें लगभग इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। और इनके समय की जो एक और प्रमुख घटना है वो ये है कि जब 1861 में इनकी डेथ हुई थी, 1861 में, तो इनके साथ में एकमात्र इनकी एक पासवान थी एंजाबाई, वो सती हुई थी, जो कि मेवाड़ में सती होने वाली अंतिम महिला मानी जाती है। इसके बाद मेवाड़ में कोई महिला सती नहीं हुई, है ना। तो ये वाली बात है। इसके अलावा इन्होंने जो हमारा विजय स्तंभ है जिसकी 9वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी बिजली गिरने के कारण, उसकी और मरम्मत करवाई थी। बस इतनी बातें हैं, इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली बातों को। ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा सरदार सिंह के भाई थे, ये बात हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा लिखूँगा इन्होंने 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगाई, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया, है ना। ये सर्वप्रथम था, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध मेवाड़ रियासत में लगाया गया। कब लगाया गया? 1853 में लगाया गया। ठीक है, एक बात। नंबर 2, स्वरूप शाही सिक्के चलाए, है ना, जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु। ठीक है, जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु, जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु
स्वरूप शाही सिक्के चलाए, स्वरूप शाही स्वयं के नाम पर है ना, सिक्के चलाए, स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिनके जिनके एक और दोस्ती लंदन व दूसरी ओर चित्रकूट उदयपुर अंकित होता था, है ना। दूसरी ओर चित्रकूट उदयपुर अंकित होता था, ठीक है। दूसरी ओर चित्रकूट उदयपुर अंकित होता था, ठीक है। दो बात हो गई। तीसरी बात है इनके समय की 1857 की क्रांति के समय ये थे, है ना। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा थे, ठीक है। ये तो यहाँ इस समय के आधार पे भी आप निकाल सकते हो। इसके अलावा 1861 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। 1861 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद इनकी एकमात्र पासवान एंजाबाई सती हुई। यह मेवाड़ की अंतिम महिला थी जो सती हुई, ठीक है। यह मेवाड़ की अंतिम महिला थी जो सती हुई, ठीक है। एंजाबाई ये पासवान थी, मूल रूप से जो रानी भी नहीं थी ये, ठीक है। मुख्य रानी तो पटरानी कहलाती है, ये पासवान थी। पासवान एक तरीके से जो कहते हैं कि जो रखेल वगैरह ये लोग रखते थे ना, या फिर मैं बताऊं कि शायद दासी वगैरह ये रखते थे, लेकिन कुछ दासियों को विशिष्ट अधिकार दे दिए जाते थे गहने वगैरह पहनने के, श्रृंगार करने के, तो उनको फिर पासवान बोला जाता था। इस प्रकार से कुछ है, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो आप पासवान के बारे में ये सब वहाँ पे जानोगे। कभी RS URS की तैयारी करोगे, मेंस लिखोगे, तो मेंस में इस प्रकार के सवाल ज़रूर पूछ ले जाते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में नहीं पूछे जाते, तो आप वहाँ पढ़ोगे ना। फिर भी मैं जितना मेरे को आता था पासवान के बारे में मैंने बता दिया, है ना। यही है कि उसको विशिष्ट अधिकार दे दिए जाते थे बस गहना वगैरह पहनने के, तो वो मतलब रानी तो नहीं होती थी, लेकिन रानी के बराबर अधिकार वो रख लेती थी, उसको पासवान बोलते थे, ऐसा मान लो आप बस, ठीक है। तो ये अंतिम महिला थी मेवाड़ की सती होने की, है ना। और इन्होंने बस विजय स्तंभ की जो है मरम्मत भी करवाई थी, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल बिजली के कारण ध्वस्त हो गई थी, उसका पुनः निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में, ठीक है। प्रमुख बातें जो थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो माथापच्ची करना ही मत आप, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया उससे ज़्यादा माथापच्ची 1% भी मत करना, 1% भी मत करना, इतना कह रहा हूँ। राजवंशों में तो कहीं मत करना।
आपको यदि मेरे से अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना भी है ना, तो आप आधुनिक राजस्थान में पढ़ लेना, क्योंकि एकीकरण वाला मामला और प्रजामंडल आंदोलन, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं यहाँ से, और प्रमुख महिलाओं का योगदान, ये ऐसे टॉपिक हैं यहाँ से पता नहीं फैक्चुअल है, पता नहीं कौन सा क्या पूछ लें, कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है। कॉन्सेप्ट होगा वो पूरा मैं दे दूंगा, कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन फैक्ट है वहाँ से फैक्ट आते हैं। तो फैक्टों की तो मैं इतना ही कहता हूँ आपसे कि 30 से 1% सवाल फैक्चुअल आएंगे, तो उसमें से 15% फैक्चुअल सवाल मैं भी फंसा दूंगा यहाँ से, बाकी 15% तो गारंटी मैं भी नहीं देता। संभव है कि 20% फंस जाए, 30%, मतलब 20% 30% क्या, कुल 30% का 70-80% तक भी फंस जाए, 50% तो फंसेंगे ही फंसेंगे, इतना तो मान के चलना है ना, लेकिन ज़्यादा भी फंस सकते हैं। फैक्ट है कम भी जा सकते हैं, लेकिन कम के तो आप मान के चलना कम जाएंगे तो भी आप नुकसान में नहीं रहोगे, क्योंकि जितना मैं दे रहा हूँ ना उतना कोई विद्यार्थी इतना तैयार कर ही नहीं पाएगा। उससे ज़्यादा पढ़ेगा तो वो कंटेंट में उलझ जाएगा, याद कुछ नहीं होगा उसको, है ना। और हम इतना मैटर पढ़ रहे हैं, इसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, और बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो मैं अगले शासक की ओर आऊँगा। शंभू सिंह अगले शासक बनेंगे हमारे। शंभू सिंह के बारे में भी 2-3 बातें हैं, और उनको हम पढ़ के और जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अब हम अगले शासक की ओर चलेंगे। शंभू सिंह काफ़ी ठीक ठाक शासक हैं। शंभू सिंह के बाद में हम सज्जन सिंह पढ़ेंगे। सज्जन सिंह के बाद में हम जो है हमारे पढ़ेंगे फतेह सिंह, और फतेह सिंह के बाद में हमारे हो जाएंगे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह अंतिम शासक थे, और आज की क्लास में हम गोहिल राजवंश पूरा पढ़ देंगे, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब छोटा छोटा सा है, तो मैं यहाँ पे महाराणा शंभू सिंह लिखता हूँ। महाराणा तो लगाते नहीं है, अब ये नाम के शासक रह गए थे बस अंग्रेजों से संधि करने के बाद, है ना, तो शंभू सिंह हो गए। इनका जो कार्यकाल रहेगा 1861 से और 1874 ईस्वी के बीच लगभग रहेगा। ये कट रहा हो तो आप, मैंने बोल दिया 1861 से 1874 महाराणा शंभू सिंह, है ना। इनके समय के देखो क्या क्या है। एक तो ये भी बागोर से गोद लिए गए थे, अल्पवयस्क थे, तो एक रीजेंसी काउंसिल के द्वारा रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसके द्वारा जो है यहाँ पे प्रशासन चलाया जाता था ना। उस रीजेंसी काउंसिल को पंच सरदारी भी कहा जाता था, जिसका जो अध्यक्ष होता था वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता था, जो कि उस समय मेजर टेलर हुआ करते थे, है ना, मेजर टेलर हुआ करते थे। तो एक घटना तो थी इनके समय की ये, कि ये अल्पवयस्क थे, तो रीजेंसी काउंसिल के द्वारा यहाँ का शासन कार्य चलाया गया। दूसरा, इनके समय अकाल पड़ा था, तो अकाल राहत कार्यों के तहत इन्होंने एक खैरात खाना स्थापित करवाया था ना, खैरात खाना स्थापित करवाया था, बस इतनी सी बात है। और 1874 में इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके साथ में एक भी महिला सती नहीं हुई। इस प्रकार से पहले महाराणा थे मेवाड़ के शंभू सिंह, जिनके साथ कोई भी महिला सती नहीं हुई। ठीक है, वीर विनोद की रचना कवि राजा श्यामल दास ने इन्हीं के शासनकाल में लिखना प्रारंभ किया था। बस ये बातें हैं, और कुछ नहीं है इनके बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहले तो कि इन्हें भी बागोर से गोद लिया गया था, बागोर से गोद लिया गया था। ठीक है, एक बात तो ये बागोर से गोद लिया गया था। दूसरी बात मैं बताऊं, ये अल्पवयस्क थे, ये अल्पवयस्क थे, इसलिए प्रशासन चलाने हेतु प्रशासन हेतु एक 5 सदस्यीय रीजेंसी काउंसिल का गठन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे
मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, पीए जिसको बोलते हैं, पीए, मेजर टेलर के नेतृत्व में, जिसका गठन मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर, मेजर टेलर की अध्यक्षता में किया गया। मेजर टेलर की, हाथ दर्द करने लग गया, ऊपर ही ऊपर, मेजर टेलर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, मेजर टेलर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक है, एक बात हो गई है। दूसरी अकाल राहत कार्यों के तहत इन्होंने जो है खैरात खाना स्थापित किया था ना, खैरात खाना। ठीक है, तो अकाल राहत कार्यों के तहत इन्होंने खैरात खाना, ये खैरात शब्द फारसी का नज़र आता है। ब्रज भाषा में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। हमारे धवले राम जी ने जब कृष्ण का जन्मोत्सव के ऊपर जो कविता लिखी, उसमें भी इस खैरात शब्द का प्रयोग किया था। जब कृष्ण के जन्म की खुशी में और जब माखन मिश्री बांटे जा रहे थे, दान दिए जा रहे थे, सोने चांदी के दान दिए जा रहे थे, तब वहाँ पे धवले राम जी ने लिखा है कि गागर भर भर गोकुल में बांटाई रे मेवा माखन की, भीतर महलन में खैरात लुटा दई लाखन की, है ना। इस प्रकार से धवले राम जी वहाँ पे लिखते हैं। तो खैरात शब्द कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना शब्द है, और मतलब ब्रज भाषा में और ढूंढाड़ी में इसका प्रयोग होता है। ढूंढाड़ी हमारी लोकल भाषा है, और धवले राम जी का जो साहित्य है वो मूल रूप से ढूंढाड़ी में है, और ब्रज भाषा का भी प्रयोग उसमें मिलता है, अवधि का भी मिलता है, क्योंकि ही धवले राम जी ने रामचरितमानस का गहन अध्ययन किया है, संस्कृत के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि गीता भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। अकाल राहत कार्यों के तहत इन्होंने खैरात खाना की स्थापना की थी। ठीक है, ये नंद उत्सव के नाम से आप इसको ना सुन सकते हो। धवले राम जी को आप YouTube पे सर्च मारोगे ना, धवले मीना पद के नाम से, धवले मीना पद, इस नाम से सर्च मारोगे धवले मीना पद, तो धवले के सारे पद आ जाएंगे वहाँ पे। एक एक घंटे की कविताएं होती हैं, बड़े शानदार अंदाज में गाते हैं, आप वहाँ सुन सकते हो इसको ना। आप नंदोत्सव के नाम से नंदोत्सव धवले मीना पद सुन सकते हो। मैंने एक दिन सबरी भीलनी के बारे में बताया था कि वो कितनी सुंदर थी पिछले जन्म में, तो बस आप इतना बोलना, धवले मीना पद सबरी भीलनी की कथा, तो वहाँ पे 2 भाग के रूप में आएगी, तो उसको सुन सकते हो वहाँ पर ना। राहत कार्यों के तहत इन्होंने खैरात खाना की स्थापना की थी। बस यही है इनके बारे में। और 1874 में 74 ईस्वी में इनकी मृत्यु पर एक भी महिला सती नहीं हुई थी, एक भी महिला सती नहीं हुई थी, है ना। यह या ये मेवाड़ के पहले महाराणा थे, जिनके निधन पर एक भी महिला सती नहीं हुई, एक भी महिला सती नहीं हुई। ठीक है, इस प्रकार का सवाल भी पूछ लिया जाता है, तो आप इस सवाल को भी थोड़ा सा अपने जहन में रखना। एक बात और है कि जो कवि राजा श्यामल दास थे, उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद, वो लिखना
प्रारंभ जो किया था वो इन्हीं के शासनकाल में किया था। तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। कवि राजा, ये कवि राजा इनकी उपाधि थी, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये ग्रंथ पूछा गया है एग्जाम में। आजकल तो खैर ट्रेंड बदल गया, इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाते, फिर भी आप याद रखिएगा। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ की, इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ की थी। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे महाराणा शंभू सिंह। और अब हम आते हैं महाराणा सज्जन सिंह के बारे में, जिनके बारे में काफ़ी कुछ हमें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे इजलास खास की स्थापना 1877 में की महाराणा सज्जन सिंह ने। 1878 में उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के साथ नमक समझौता किया। फिर 1880 में इन्होंने महिंद राज सभा की स्थापना की, जो कि न्याय से संबंधित था। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन उदयपुर आए और महाराणा सज्जन सिंह को GCSI का खिताब दिया, उपाधि दी, है ना, ग्रेट कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया नाम से जो है वो खिताब दिया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 1883 में स्वामी विवेकानंद भी उदयपुर आए थे। सॉरी, 1883 में विवेकानंद भी उदयपुर आए थे और उनको महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस में ठहराया था, जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने ही किया था, जिसको उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है, मानसून पैलेस भी कहा जाता है ना। उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है, उसमें ठहराया था। और यहीं पर दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका लिखी और जो है परोपकारिणी सभा की भी स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को ही बनाया गया था, है ना। इसके अलावा आपको पता हो तो महाराणा सज्जन सिंह ने एक सज्जन मंगलम नामक एक छापाखाना भी स्थापित किया था, जिससे सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला जाता था। और वीर विनोद ये जो ग्रंथ है हमारा कवि राजा श्यामल दास का, इसकी रचना पूर्ण जो हुई थी वो सज्जन सिंह के काल में ही पूरी की गई थी। तो विद्यार्थियों, ये बात थी महाराणा सज्जन सिंह की, जो मैंने आपको पूरी बोल के सुना दी। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह आएंगे। महाराणा फतेह सिंह के काल की क्या क्या बातें हैं वो हम जो है अगली स्लाइड पे करते हैं। तब तक मैं महाराणा सज्जन सिंह के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। फतेह सिंह पूरे हुए और फिर महाराणा भोपाल सिंह के बारे में एक ही बात है कि वो स्वतंत्रता के समय शासक थे और महाराज प्रमुख वो एकीकरण के समय बने थे, बस। ठीक है, और ये आज की क्लास के साथ ही गुहिल वंश पूरा हो जाएगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, महाराणा सज्जन सिंह का जो कार्यकाल विद्यार्थी माना जाता है वो करीब हमारा माना जाता है इनका तो 1874 में हुआ है, 74 से और 84 तक माना जाता है। 10 एक साल का शासनकाल है, लेकिन 10 साल में इन्होंने काफ़ी कुछ काम यहाँ पे किए थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1874 से और 1800 जो है 84 ईस्वी तक है। ये कार्यकाल में आप ज़्यादा फंसना मत, बस क्रम ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनके बारे में मैं लिखूँगा, शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखूँगा। 1877 में इन्होंने 1877 में इन्होंने इजलास खास की स्थापना की थी। किसकी की थी? इजलास खास की स्थापना की। ठीक है, इजलास खास की स्थापना की। ठीक है, इजलास खास क्या था विद्यार्थियों? इसमें जो है दीवानी और फौजदारी
दोनों अपीलीय मामलों से संबंधित एक विभाग था ये, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दीवानी व फौजदारी मामलों से संबंधित विभाग, अपीलीय मामलों से संबंधित विभाग था ये ना। दीवानी व फौजदारी अपीलीय मामलों से संबंधित विभाग था। ठीक है, एक प्रकार का विभाग था, ये था इजलास खास। अब मैं बात करूं 1878 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया, है ना। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया। इसके अलावा मैं बात करूं 1880 में इन्होंने क्या किया, महाइंद्राज सभा खोली, महाइंद्राज सभा, है ना। महाइंद्राज सभा की स्थापना की थी। इसका जो संबंध था ये न्याय विभाग से संबंधित था ना, न्याय से संबंधित था ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्याय से संबंधित। ठीक है, न्याय से संबंधित था ये। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। और 1881 की दो घटनाएं हैं। एक तो क्या है, हाँ, जनगणना करवाई थी, है ना। 1881 में मेवाड़ में जनगणना करवाई थी, ध्यान रखना। 1881 में एक तो जनगणना करवाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोला था, ये जनगणना करवाई, अब जाके याद आया है। जनगणना करवाई थी पहली बात। और आपको पता होगा 1881 में इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे, 1880 से 84 तक रहेंगे, आपको पता होगा। लिटन के स्थान पर बने थे। लिटन 1876 से और 1880 तक वायसराय रहे थे भारत के, है ना। तो रिपन उदयपुर आए, है ना, 1881 में। लॉर्ड रिपन, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा कि ये भारतीय वायसराय थे, आप लिख लेना लॉर्ड रिपन, ये भारत के वायसराय थे, ब्रैकेट में लिख देना वायसराय। लॉर्ड रिपन उदयपुर आए वे सज्जन सिंह को GCSI ग्रेट कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया का खिताब दिया। स्टेट ऑफ इंडिया का किताब दिया। ठीक है, GCSI का खिताब दिया था। कई बार पूछ लेते हैं खिताब, इसकी परिभाषा फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं ना। 81 में ये बात हुई। 83 की बात बताऊं तो 1883 में स्वामी विवेकानंद उदयपुर आए, दयानंद सरस्वती। विवेकानंद का तो अभी जन्म तो है, बिल्कुल इसी समय थे, 1863 में जन्मे थे, 1902 में डेथ हुई थी विवेकानंद की, है ना। ये दयानंद सरस्वती आए थे, लेकिन यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए। सज्जन सिंह ने कहाँ पे रखा था, सज्जनगढ़ पैलेस में इनको ठहराया ने। सज्जनगढ़ पैलेस में इनको ठहराया, है ना। सज्जनगढ़ पैलेस में इनको ठहराया। ठीक है, सज्जनगढ़ पैलेस में दयानंद सरस्वती को ठहराया था। ध्यान रखना, ये सज्जन सिंह ने ही बांसदर्रा पहाड़ी पर
उदयपुर में सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था, जिसे उदयपुर का मुकुटमणि या मानसून महल भी कहा जाता है। ठीक है, आप लिख देना सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में क्या क्या कहा जाता है। इसको मैं अलग पेन का इस्तेमाल करके और जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो उदयपुर में UDR लिख रहा हूँ, उदयपुर का मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि और मानसून पैलेस, है ना, मानसून पैलेस भी इसको कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है ना, सज्जन सिंह द्वारा निर्मित है ना। और किस पर है? बांसदर्रा पहाड़ी पर है ना, बांसदर्रा पहाड़ी पर ये बना हुआ है। ठीक है, अब ये आर्ट एंड कल्चर का मामला है, पर मैंने यहाँ पे बता दिया, आप अपने स्तर पे और इसके बारे में डिटेल जो भी हो लिख देना। इसको मानसून पैलेस भी कहा जाता है, मैंने लिख दिया है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और यहाँ पे जो है परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सज्जन सिंह बने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दयानंद सरस्वती ने एक तो क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश लिखा, यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश लिखा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा और परोपकारिणी सभा की लिखा, वह परोपकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा की स्थापना की, परोपकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके प्रथम अध्यक्ष, जिसके प्रथम अध्यक्ष, जिसके प्रथम अध्यक्ष सज्जन सिंह को ही बनाया गया था। ठीक है, सज्जन सिंह को बनाया। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष सज्जन सिंह को बनाया था। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों क्या नाम से महाराणा शंभू सिंह के काल की प्रमुख बातें जो हमने यहाँ पे पढ़ी। वीर विनोद की रचना पूर्ण इन्हीं के काल में हुई थी, वो बात भी आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, संभवतः यहाँ से नाम कट जाए तो आप जो है लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वीर विनोद की रचना पूर्ण इसके काल में हुई थी, है ना। वीर विनोद की रचना पूर्ण इन्हीं के काल में हुई, इन्हीं के काल में हुई। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों हमारे महाराणा सज्जन सिंह हो गए। अब हम महाराणा फतेह सिंह को और पढ़ लेते हैं और भोपाल सिंह को पढ़ के और आज की क्लास को पूरी करते हैं और मेवाड़ के गुहिल भी पूरे करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारे सज्जन सिंह से काफ़ी सवाल बन सकते हैं, बड़ा फैक्चुअल है और अच्छी अच्छी बातें इन्होंने यहाँ पे करवाई हैं। कई जो है नवाचार इन्होंने किए थे प्रशासन में। जब हम आधुनिक पढ़ते हैं ना, आधुनिक काल, तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा ठीक ठाक पढ़ेंगे। जब हम जो हम पढ़ते हैं प्रजामंडल आंदोलन, उसमें हम थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं कि क्या था ये महाइंद्राज सभा, क्यों बनाई गई थी, है ना, किस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पे आगे बढ़े। वैसे प्रजामंडल आंदोलन का मामला करीब 1920 से बाद का ही है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। ठीक है, अगले शासक के रूप में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। आपको पता होगा महाराणा फतेह सिंह के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त घटना है। कार्यकाल तो लगभग इनका 84 से और 1900 फतेह सिंह हैं 1930 तक रहेगा, है ना, 1930, और 30 के बाद में जो है वो चले जाएंगे हमारे कौन, क्या नाम से, भोपाल सिंह आ जाएंगे, जो कि अंतिम शासक होंगे। ठीक है, तो 1884 से 1930 तक महाराणा फतेह सिंह का शासनकाल रहता है। ठीक है, अब इनके बारे में देखो, आपको पता होगा 1903 में दिल्ली दरबार सज रहा था और
एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन में शासक बने, नए शासक, उनकी ताजपोशी के रूप में यहाँ पे दिल्ली में एक दरबार सजाया जा रहा था, जिसमें जाने के लिए इनके पास भी निमंत्रण आया था और ये जा भी रहे थे वहाँ पे। तब केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगट्या नामक 13 सौरठे लिखकर और इनको भेजे, और इन्होंने जब पढ़े तो इनका स्वाभिमान जाग उठा। और कहते हैं कि जब दिल्ली दरबार चल रहा था तब महाराणा वापस लौट कर मेवाड़ आ रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। जब दिल्ली दरबार चल रहा था तब महाराणा फतेह सिंह ट्रेन में बैठे हुए थे, यानी कि वापस लौट आए थे। तो आप सोचिए कि किस लेवल का वो साहित्य लिखा होगा केसरी सिंह बारहट ने, कि उसको पढ़ने मात्र से इतनी दूर से मेवाड़ से और कोई बंदा दिल्ली गया हो और वापस लौट आया हो केवल एक 13 सौरठे पढ़कर, क्या उसमें लिखा होगा। और पढ़ना कभी 13 सौरठे मैंने पढ़ने का प्रयास किया लेकिन याद नहीं हो पाए कभी। बड़े ही उनकी जो भाषा शैली है बड़ी क्लिष्ट है ना। तो एक तो वो था चेतावनी रसूंगटे वाली बात। एक इन्होंने फतेह सिंह ने जो वीर विनोद रचना रची गई थी कवि राजा श्यामल दास के द्वारा, उस वीर विनोद पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक इन्होंने 1889 में राजपूत वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इनके बारे में, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सन के आधार पे चलूँ तो 1889 वाली बात ही हम लिखेंगे। 1889 ईस्वी में इन्होंने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। एक बात। नंबर 2, वीर विनोद पर प्रतिबंध लगाया। वीर विनोद ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाया। वीर विनोद ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाया। तीसरी बात, जब दिल्ली दरबार में जा रहे थे 1903 में, वही बात लिख देते हैं हम, सॉरी 1903 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हेतु दिल्ली दरबार सजाया जा रहा था। उसमें फतेह सिंह भी शामिल होने जा रहे थे। मगर केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगट्या लिखकर महाराणा का स्वाभिमान जगा दिया। महाराणा का स्वाभिमान जगा दिया। महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में गए बिना वापस लौट
आए। ठीक है, तो ये थी विद्यार्थियों महाराणा फतेह सिंह के बारे में प्रमुख प्रमुख बातें। इसके अलावा एक बात और मिलती है कि इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो ये बात और हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये कल्चर का भाग है ना। इन्होंने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था, जिसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट का ड्यूक था, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों महाराणा फतेह सिंह के बारे में प्रमुख प्रमुख बातें। इनसे अलावा आपको ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अंतिम शासक के रूप में लिखूंगा महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है, 1930 में शासक बने और अंतिम शासक थे। तो हम क्या ही लिखेंगे इनके बारे में। देखो, राजस्थान की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय, है ना, तो भारत लिखने की क्या ही आवश्यकता है। स्वतंत्रता के समय थे एक, तो है ना, स्वतंत्रता के समय, व एकीकरण के समय, है ना, व एकीकरण के समय शासक रहे, है ना। एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख जो बने, है ना, एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख इन्हें बनाया गया था, ठीक है, एकीकरण के समय महाराज प्रमुख इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और हम जब एकीकरण पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है एक अलग से संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, वो हम राजस्थान के एकीकरण में पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन में भी कुछ बातें इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेवाड़ के गुहिल पूरे पढ़ते हैं, पूरे हो गए यहाँ पे। अब हम अगली क्लास में या तो कच्छवाहा प्रारंभ करेंगे, या हम जो है अजमेर के चौहानों को पढ़ लेंगे। चौहानों में बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है चौहान। कच्छवाहा को पहला पढ़ लेंगे तो कच्छवाहा पूरे हो जाएंगे, फिर हम चौहानों पे आके और फिर राठौड़ पढ़ लेंगे। और ये 4 वंश ही मैं पढ़ाऊँगा, छोटे राजवंशों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, उनको आप अपने स्तर पर पढ़ लेना। ठीक है, संभव रहा तो मैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टाइप करवा के, तो फिर आप उसको अपने स्तर पे देख लेना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।